हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल और आज हम डिस्कस करेंगे IAS 23 बोरिंग कॉस्ट। ये हम टॉपिक ACCA के SBR पेपर मतलब प्रोफेशनल पेपर के हिसाब से डिस्कस करेंगे। अब बोरिंग कॉस्ट जो टॉपिक है, जो स्टैंडर्ड है, वो आप लोगों के F7 में भी था और बिल्कुल सेम था, कुछ नई बात नहीं है। बट कई स्टूडेंट, अपन तो हमेशा ये मानते हैं कि अपन बेसिक से पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ नहीं है, तो कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं पहले तो कि बोरोइंग कॉस्ट आखिर मतलब है क्या। बोरोइंग कॉस्ट मतलब ये है कि कई बार कंपनीज जो होती है वो किसी असेट्स को कंस्ट्रक्ट कराती है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन कराने में सबसे बड़ी बात क्या है, एक टाइम लगता है, ठीक है ना। तो जो टाइम लगता है, और कंपनी क्योंकि कंस्ट्रक्शन कराने के लिए पैसे नॉर्मली अपन मानते हैं कि फंड्स उधार लेती है, तो जो फंड्स उधार लेती है उसकी टाइम की वजह से उस पर क्या लग जाता है, इंटरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं बोरोइंग कॉस्ट। लाइक कंपनी बिल्डिंग बनवाती है, तो बिल्डिंग बनवाने में कई बार 1 साल 2 साल 3 साल इतना टाइम भी लग जाता है। और क्योंकि हमने लोन लिया हुआ होता है, लोन लेने पे हमें इंटरेस्ट लगता है, तो इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है उसे हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बोरोइंग कॉस्ट। इंटरेस्ट का जो एक्सपेंडिचर है वो एक तरीके से बोरोइंग कॉस्ट कहलाता है। तो इसका करें क्या, ये स्टैंडर्ड सिंपली ये बोलता है बोरोइंग कॉस्ट कि आप उस असेट के अंदर, जो भी आपकी असेट है, उस असेट के अंदर उस बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दो। क्या कर दो, कैपिटलाइज कर दो, जब तक आपकी असेट्स तैयार नहीं हो जाती, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता। तो जो जैसे मान लो 1 साल कंस्ट्रक्शन करने के अंदर हमें टाइम लगा असेट्स के अंदर, या 2 साल लगे, तो 2 साल का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको असेट की कॉस्ट में ऐड कर दो। तो ये स्टैंडर्ड ये बोलता है। सर ऐसा करते क्यों है, वैसे क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि ये तो आप सभी लोग जानते हैं, F7 में नॉर्मली सबने पढ़ा हुआ होता है या कभी ना कभी सुना हुआ होता है कि असेट जब तक रेडी नहीं हो जाती तब तक उसकी जो कॉस्ट होती है वो सारी की सारी उसमें कैपिटलाइज करते रहते हैं, जो भी खर्चे एक्सपेंडिचर होते हैं उस पर। बट सर इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हम क्यों असेट के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर उसकी कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहे हैं, इंटरेस्ट की कॉस्ट को। इसके पीछे देखो लॉजिक ये है सिंपली कि असेट्स अगर हम बनवाते हैं, खुद कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, कोई सी भी असेट है, तो आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्शन कराने में या फिर उसके अगेंस्ट में अगर कंस्ट्रक्शन नहीं कराएं, डायरेक्टली परचेज करें, तो बताओ ज़्यादा सस्ता कौन सा ऑप्शन पड़ता है। एक तो आप घर परचेज करो, अपना घर का एग्जांपल लो, आपके फादर ने, आपने कभी ना कभी घर परचेज किया या करोगे, या फिर वो अगर परचेज ना करके आप उसको कंस्ट्रक्ट कराओ, तो दोनों में से कॉस्ट किस केस में कम आएगी। नॉर्मली कॉस्ट जो कम आती है कंस्ट्रक्शन के केस में कम आती है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन के केस में जो कॉस्ट कम आती है, अगर मान लो हम किसी एसेट्स को परचेज करें, वो 90 लाख की पड़े, ठीक है ना, परचेज करने पे, और कंस्ट्रक्शन करने पे वो हो सकता है हमें 70 लाख की ही कॉस्ट करे। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, 20 लाख का जो फायदा है, 20 लाख का जो बेनिफिट है, हम इस वजह से नॉर्मली क्या करते हैं, असेट्स को कंस्ट्रक्ट कराते हैं। बट कंस्ट्रक्शन कराने में क्या लगता है, टाइम लगता है, 1 साल भी लग सकता है। मान लो ये 1 साल है, फिर ये 2 साल है, 2 साल लग गया। तो कंस्ट्रक्शन कराने में हमने लोन लिया, उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ा, और तब तक हम असेट्स को यूज़ नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हम डायरेक्टली परचेज करते असेट्स को, तो हम उसको डे 1 से ही इस्तेमाल कर सकते थे। सपोज करो हमें असेट्स को रेंट पे देना है, तो परचेज करके डायरेक्टली रेंट पे दे देते। लेकिन कंस्ट्रक्शन कराने में क्या है कि 2 साल तक कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो वेट करना पड़ेगा, तब तक असेट से कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन स्टार्टिंग में एक बेनिफिट हुआ कि हमने, मतलब टोटल में अगर देखा जाए कि एक बेनिफिट हुआ कि हमें 20 लाख की कॉस्ट सस्ती पड़ गई। बट जो 2 साल बीते, जो 2 साल टाइम लगा
उस असेट के अंदर, उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ा, ठीक है ना, और वो सपोज करो 5 लाख इंटरेस्ट देना पड़ा, तो हम क्या बोलते हैं कि असेट की कॉस्ट 70 लाख नहीं होनी चाहिए, 70 प्लस 5 लाख 75 लाख होनी चाहिए। इसलिए हम असेट की कॉस्ट के अंदर कैपिटलाइज करते हैं बोरोइंग कॉस्ट। होप कि आपको बात समझ में आई हो। ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, ना तो ये टॉपिक एसबीआर में कवर होता है, ना इस तरीके से F7 में कवर होता है कि क्यों कैपिटलाइज करते हैं। इसका लॉजिक क्या है कि वापस सुन लो कि असेट्स कंस्ट्रक्शन कराने में हमें एक सस्ता पड़ता है, कम पड़ता है अमाउंट नॉर्मल केस में, ठीक है। तो जो कम पड़ रहा है तो ये हमें एक बेनिफिट है, बट एक नुकसान होगा क्या अगर कंस्ट्रक्शन कराएंगे तो हम कि एक तो डे 1 से हम असेट को यूज़ नहीं कर पाएंगे। 2 साल हमें कंस्ट्रक्शन कराने में लग गए तो 2 साल हमारा असेट्स इस्तेमाल नहीं हो पाया, बट अगर हम असेट्स को परचेज करते तो डे 1 से इस्तेमाल कर पाते। तो समझ रहे हो कॉस्ट बेनिफिट का इशू आ रहा है। तो 2 साल के अंदर, दूसरी बात, हमें 2 साल के अंदर क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर और लग गया, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है वो हम असेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। सिंपल ये है लॉजिक। समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो ठीक है, कोई पूछेगा नहीं आपसे कभी भी, ना एग्जाम में पूछेगा। अब सर अगर असेट्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तो उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद फिर इंटरेस्ट को कैपिटलाइज ना करके उसको सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। मतलब इंटरेस्ट कैपिटलाइज कब होगा, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज, है ना। एग्जैक्ट टाइम पीरियड बताएंगे अभी आपको, बट अभी मैं आपको एक थोड़ा मोटा मोटा स्टैंडर्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे अपन जाएंगे। तो बाद में P&L में जाएगा या इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, और स्टार्टिंग में कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट, वो कैपिटलाइज होगा, ठीक है सर। और क्या बातें हैं, और ये है कि ना कभी भी ऐसे मतलब सोच मत रखना कि कभी भी कि हमेशा नॉन करंट असेट से रिलेटेड ही इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, नहीं। कोई भी असेट्स हो, कोई भी असेट्स जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है बनने के अंदर, उस केस में अगर इंटरेस्ट लगेगा तो वो कैपिटलाइज करेंगे ही करेंगे। जैसे वो हो सकता है कि आपके लिए स्टॉक क्यों ना हो, तो सर स्टॉक के अंदर भी इंटरेस्ट लग सकता है क्या, हाँ लग सकता है। तो सर स्टॉक भी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है प्रिपेयर होने में। अब जैसे मान लो कोई बिल्डर है, बिल्डर के पास बिल्डिंग्स है, तो बिल्डिंग में जो बिल्डर है जो बिल्डिंग बना बना के बेच रहा है वो उसके लिए क्या है, स्टॉक। और जो बिल्डर बिल्डिंगें बना रहा है उस केस में क्या लग रहा है, बिल्डिंग में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, ठीक है। तो उस जितना भी पीरियड ऑफ टाइम लगेगा वहां पे इंटरेस्ट क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। कोई वाइन मैन्युफैक्चर कंपनी है, लिकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब वाइन विस्की वगैरह ये सब जो बनाने वाली कंपनीज हैं, इनको बनाने में क्या लगता है, एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। लेकिन वाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जो वाइन की बॉटल्स है वो क्या है, स्टॉक है, बट फिर भी हम यहाँ पे इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। समझ में आया क्या। तो कभी भी ये ना सोचो कि केवल नॉन करंट असेट से रिलेटेड बिल्डिंग होगी, फर्नीचर होगा, नहीं, जरूरी नहीं है, स्टॉक भी हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन F7 में MCQ में डालते थे, है ना, MCQ में कंफ्यूज करने के लिए कि केवल नॉन करंट असेट से रिलेटेड इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, तो आंसर इज नो, वो फॉल्स स्टेटमेंट होता था, अगर आपको याद हो तो। अच्छा सर और क्या बातें डिस्कस करेंगे। अब इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन की कमेंसमेंट कब से होगी, कि सर कब से इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे। तो बोलते हैं कि अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, कितनी कंडीशन, 3 कंडीशन, 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब हम इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन का कमेंसमेंट करेंगे, मतलब तब से हम कैपिटलाइज करना चालू करेंगे। सर वो 3 कंडीशन कौन कौन सी है। पहली कि आपने लोन ले लिया हो, ठीक है, एक्सपेंडिचर जो कंस्ट्रक्शन पे है वो चालू हो चुका हो, ठीक है। और तीसरा एक्टिविटीज फॉर प्रिपेयर्डनेस ऑफ असेट्स,
इज स्टार्टेड। हमने क्या है, पहली बात तो लोन ले रखा हो, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका हो, और तीसरी बात एक्टिविटीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ असेट्स इज स्टार्टेड। इसका क्या मतलब है एक्टिविटीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ असेट्स? जैसे मान लो अब हम बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो बिल्डिंग के लिए हमने लोन भी ले लिया और हमने कुछ खर्चे भी करना चालू कर दिए, है ना, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन चालू हो गया। जैसे मान लो हमने सप्लायर को एडवांस दे दिया मटेरियल के लिए, हमने बोला कि कंक्रीट मंगा देते हैं, सीमेंट मंगा देते हैं, आयरन स्टील जो भी है वो सब मंगा लेते हैं बिल्डिंग के लिए। लेकिन अभी तक बिल्डिंग की कोई एक्टिविटी करना चालू ही नहीं हुई। मतलब जैसे हमने कोई बिल्डिंग सपोज करो कोई गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी है, वो अभी तक काम चालू नहीं किया, ठीक है ना। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो उसके बाद ही कैपिटलाइजेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो कैपिटलाइजेशन तब तक वो स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब आप सिंपल ये कह सकते हो कि तीनों में से जो लेटर डेट होगी, सबसे ज़्यादा लेटर डेट होगी, है ना, तो उस पीरियड से कंस्ट्रक्शन जो उस पीरियड से हम कैपिटलाइजेशन का कमेंसमेंट चालू करेंगे, कैपिटलाइजेशन का कमेंसमेंट करेंगे, ठीक है। आपको और आगे समझ में आएगा जब हम इसका क्वेश्चन लेंगे। और वैसे भी ये बिल्कुल सेम टू सेम बातें हैं, जैसे पहले वही कह रहा हूँ F7 में जो लिखी हुई थी वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ नया नहीं पढ़ रहे। इस स्टैंडर्ड को अपन जल्दी ही खत्म हो जाएगा, टाइम ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक है, और एफिशिएंटली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि बातें भी सारी समझ में आ जाए और बहुत ज़्यादा समय भी ना लगे, कुछ छोड़ेंगे भी नहीं लेकिन फालतू टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और याद रहे आपको कि जैसे क्या होता है, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग में इतना टाइम लगता है, तो अब उनको कई बार ये हजम नहीं होता, मतलब सब किसी को समझ में नहीं आता। अब जैसे मान लो शिप कंपनी है, एयरक्राफ्ट कंपनी है, इन कंपनीज को भी तो टाइम लगता है ना। अब जैसे कोई कंपनी शिप बनवाती है, ठीक है ना, और या फिर एयरक्राफ्ट उसका ऑपरेट करने का काम है, तो वो एयरक्राफ्ट कहीं बनवा रही है, अपने यहाँ पे एयरक्राफ्ट बनवा रही है, उसमें भी तो टाइम लग जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इस स्टैंडर्ड में केवल कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं बोला, इसमें एक्विजिशन के अंदर भी अगर टाइम लगता है, क्या बोल रहे हैं, एक्विजिशन करने में भी टाइम लगता है तो भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। सर एक्विजिशन करने में टाइम कैसे लग सकता है? वही बात, जैसे मान लो कोई कंपनी है और वो शिप ऑपरेट करती है, उसका काम है कि एक जगह से दूसरी जगह शिप्स को लेके जाना, कार्गो शिप्स को लेके जाना, और वो शिप्स अपने खुद के लिए बनवाती रहती है दूसरी कंपनी से, खुद तो बनाती नहीं होगी शिप्स फिर, ठीक है ना। हमारा काम तो केवल शिप को रन करने का है, लेकिन बनवाने के लिए हम किसी और को ऑर्डर देते हैं। लेकिन जब भी हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो क्या वो ऐसा है कि आज अपन शिप का ऑर्डर दे के आए और कल जाके ले आए? ऐसा तो है नहीं कि बच्चों वाला शिप है छोटा सा, तो ऑर्डर देंगे तो 2-3 साल बनने में लग जाते हैं। कई बार आप डिस्कवरी वगैरह पे देखते होंगे, शिप्स को बनने में टाइम लगता है, एयरक्राफ्ट को बनने में टाइम लगता है। लेकिन आप ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या एक्विजिशन कर रहे हो? भाई आप तो एक्विजिशन कर रहे हो, आप तो परचेज कर रहे हो शिप्स, कंस्ट्रक्शन कोई और कर रहा है। जैसे एग्जांपल तो रफाल का, आपको याद हो तो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट रफाल एयरक्राफ्ट जो है, ठीक है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो लड़ाकू विमान जिसे कहते हैं, लड़ने के लिए काम में आता है। तो ये जो एयरक्राफ्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रांस से बनवा रही है, लेकिन इसको ऑर्डर दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया और ये धीरे धीरे करके आ रहे हैं इंडिया में। हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या लग रहा है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है। तो इन चीज़ों में टाइम लगता है। तो इस केस में भी अगर हमारा कोई इंटरेस्ट होगा तो वो कैपिटलाइज करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, है ना। स्टूडेंट को कई बार लगता है कि सर कंस्ट्रक्शन में ही हो सकता है इंटरेस्ट, नहीं, एक्विजिशन में भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आएंगे। तो क्लियर? चलो अब एक और बात अपन को चलो अपन पहले एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर और बात करते हैं। तो IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट रेगुलेट द एक्सटेंट टू विच एंटिटीज आर अलाउड टू। अब जो असेट्स होती है, जो टाइम लेती है बनने के अंदर, कंस्ट्रक्शन कराने के अंदर जो टाइम लेती है, उसे क्या बोलते हैं, क्वालिफाइंग असेट्स।
और क्वालिफाइंग एसेट जनरली क्या होती है, जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है बनने के अंदर। सब्सटेंशियल पीरियड नॉर्मली क्या होता है, मोर देन 1 ईयर, ठीक है ना। तो उस केस में हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को, वो इंटरेस्ट कॉस्ट को, बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है, तो हमेशा अपन को क्या मानना है कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है असेट्स कंप्लीट होने में। वरना अगर आप ये मान लोगे कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तब तो फिर क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, फिर तो आप सीधा सीधा उस बोरोइंग कॉस्ट को P&L में डाल दोगे। तो हमेशा आपको क्या मानना है कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है। नॉर्मली ये मोर देन 1 ईयर होता है, बट कोई क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन में 7-8 मंथ्स में ही क्वेश्चन पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, तो अब आप ये मत कहना कभी भी क्वेश्चन के अंदर कि नहीं नहीं ये तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, तो फिर बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में डेटा 6-7 मंथ का ही है या 6-7 महीने के अंदर ही एसेट्स कंप्लीट हो रही है, तब भी हम क्या मानेंगे कि एसेट्स में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन हमें सॉल्व कराना चाहता है। हम केवल ये पीछे बोल के पीछे नहीं हट सकते कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है ही नहीं, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट के मन के अंदर, हालांकि आप प्रोफेशनल लेवल के अंदर हो तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन का कमेंसमेंट कब होगा, जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तीनों में से एक नहीं लिखा, तीनों की तीनों कंडीशन लिखा है। जब एक्सपेंडिचर खर्च कर दिया हो, बोरोइंग कॉस्ट मतलब लोन जो है उस पर इंटरेस्ट लगना चालू हो गया, और लोन ले लिया हमने, उस पर इंटरेस्ट भी लगना चालू हो गया, और एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द असेट्स आर इन प्रोग्रेस, ठीक है। मतलब एक्टिविटीज जो है वो चालू हो चुकी है उस असेट्स के लिए। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होगी, ठीक है, तो जो सबसे लेटेस्ट, सबसे लास्ट की जो डेट होगी, उधर से हम कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वरना कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कहेगा आपको जैसे 1 जनवरी को ही कंपनी ने लोन ले लिया, ठीक है, और कंपनी ने एक्टिविटीज भी चालू कर दी, लोन भी ले लिया और एक्टिविटीज भी चालू कर दी, तो बोरोइंग कॉस्ट भी खर्च, लोन लेते ही तो वो तो ब्याज चालू हो जाएगा, वो तो ऑब्वियस है, ठीक है ना। तो ये तो लोन लेने की डेट हो गई और एक्टिविटीज भी चालू हो गई, बट कंपनी ने अभी तक जो है एक्सपेंडिचर खुद ने चालू नहीं किया, और खुद ने कंपनी ने चालू किया एक्सपेंडिचर करना 1 मार्च से, ठीक है ना। लोन का पैसा पड़ा ही था कंपनी के पास, कंपनी उसका यूज नहीं कर पाई 2 महीने तक, मान लो ऐसा क्वेश्चन कहता है। तो आप कैपिटलाइजेशन 1 जनवरी से चालू नहीं करेंगे, जबकि ब्याज तो 1 जनवरी से लगना चालू हो चुका है। आप कैपिटलाइजेशन कब से चालू करेंगे, 1 मार्च से, 1 मार्च से। तो सर 1 जनवरी से जो 1 मार्च तक का पीरियड होगा 2 महीने का, इंटरेस्ट तो उसमें लगेगा, क्योंकि बैंक वगैरह तो हमसे छोड़ेंगे नहीं इंटरेस्ट, तो 2 महीने का इंटरेस्ट हम सीधा सीधा P&L में डाल देंगे। समझ गया क्या बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, गलती मत करना इसमें बिल्कुल भी। अब अपन और भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। अब क्या होता है, जब भी कोई कंपनी लोन लेती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, समझना है ना। जब भी कोई कंपनी लोन लेती है तो वो लोन 2 टाइप के हो सकते हैं असेट्स बनवाने के लिए। एक तो होता है स्पेसिफिक बोरोइंग और एक होता है जनरल बोरोइंग। सर स्पेसिफिक बोरोइंग क्या होता है? स्पेसिफिक बोरोइंग मतलब जैसे ना, आपने सुना होगा, देखो आप वर्ड सुनते हो हाउसिंग लोन, ये बताओ स्पेसिफिक बोरोइंग है या नहीं है? बिल्कुल सर, हाउसिंग लोन स्पेसिफिक बोरोइंग है। क्यों, बताना जरा। क्योंकि ये तो हम घर बनवाने के लिए ले रहे हैं, नाम से ही पता लग रहा है हाउसिंग लोन। आपने लिया कार लोन, ये स्पेसिफिक बोरोइंग है या नहीं है? बिल्कुल सर, ये भी स्पेसिफिक बोरोइंग है, हम कार खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक बोरोइंग मतलब उस पर्टिकुलर असेट्स को बनवाने के लिए। हम यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे ना, एक्विजिशन की बात नहीं करेंगे, फालतू कंफ्यूज नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे ना। तो हम असेट्स को बनवाने के लिए लोन ले रहे हैं, स्पेसिफिक असेट्स को स्पेसिफिक लोन ले रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक बोरोइंग बोलेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे,
जितना भी हमारा इंटरेस्ट होगा हम उस इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि सपोज करो कई बार क्वेश्चन कहेगा हमने 1 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, और मान लो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% रेट पे हमने लोन लिया 1 करोड़ का, लेकिन हम उस असेट्स में, स्पेसिफिकली उस असेट्स में अभी तक 80 लाख ही खर्च कर पाए हैं, है ना, और 80 लाख हमने खर्च किया, बस ये कह रहा है क्वेश्चन हमें। तो बताओ कितना इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज करोगे? तो इस केस में आप क्या करेंगे, सीधा 1 करोड़ का 10% करेंगे। जितना क्योंकि देखो बैंक तो हमसे 1 करोड़ पे ही लोन पे इंटरेस्ट लेगा, चाहे भले ही हमने खर्चा कितना किया हो अभी तक असेट्स बनवाने में, 80 लाख का, ठीक है। डेट वेट छोड़ो, अभी डेट वेट का कंफ्यूजन नहीं रखना, तो और आगे और समझ में आएगा जब प्रैक्टिकल करेंगे। तो अभी सिंपल सी बात ये समझो कि 1 करोड़ का लोन लिया हमने असेट्स को बनवाने के अंदर, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन हमने खर्चा किया, एक्सपेंडिचर किया 80 लाख का, तो भी हम कितने पे कैपिटलाइज करेंगे? सीधा 1 करोड़ के हिसाब से कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि ये कौन सी बोरोइंग है? स्पेसिफिक बोरोइंग है असेट्स के लिए, ठीक है। तो कितना हो गया? 10 लाख, 1 करोड़ का 10%। लेकिन सर हमने 20 लाख रुपीस जो है हमारे पास एक्स्ट्रा रखे थे, सरप्लस रखे थे, ठीक है ना, तो हो सकता है कि कंपनी ने इस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया हो फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है ना। सपोज करो पूरे 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर दिया और 3% पर एनम के हिसाब से इसको कहीं पे इंटरेस्ट मिल गया इन्वेस्ट करने की वजह से। तो हम क्या करेंगे, जितना भी इंटरेस्ट हमारा खर्च होगा उसमें से हम जो भी इंटरेस्ट हमारा सेव हुआ है उसको माइनस कर देंगे। जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं ना, इसको टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। ये हो सकता है 1 साल के लिए क्या हो, 3 महीने के लिए क्या हो, 4 महीने के लिए क्या हो। तो 20 लाख का 3% कितना होता है? 60,000 है ना। और अगर ये मंथ के हिसाब से होता, मान लो 4 मंथ के लिए होता, तो इंटू 4/12 कर देते, बट अभी तो ये फिलहाल इतना ही है, 9,40,000, ठीक है। तो ये हो गया स्पेसिफिक बोरोइंग, इतना हम कैपिटलाइज करेंगे। मतलब कैपिटलाइज कितना करा? इंटरेस्ट जितना खर्च हुआ वो, माइनस इन्वेस्टमेंट अगर इनकम आ रही है तो वो। बट जनरल बोरोइंग मतलब क्या? जैसे मान लो कंपनी ने, ध्यान सुनना, कंपनी ने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, ठीक है, कंपनी ने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, सपोज करो 10% डिबेंचर इशू कर रखे हैं और 1 करोड़ के कर रखे हैं, ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया, एक असेट्स कंस्ट्रक्शन कराई, सपोज करो ऑफिस की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराया, और खर्चा जो आया वो आया 80 लाख, ठीक है। टाइम पीरियड नहीं दे रहा, मान लो स्टार्टिंग में ही सारा खर्चा लग गया, इधर भी ऐसे ही माना था अपन ने, स्टार्टिंग में ही सारा खर्चा लग गया, टाइम में अभी कंफ्यूज नहीं कर रहा, वो सब चीजें आएंगी डेट वेट के हिसाब से क्या होगा। तो ऑफिस बिल्डिंग पे हमारी कॉस्ट कितनी लग गई? 80 लाख स्टार्टिंग ऑफ द ईयर लग गई। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर के अंदर ही हमने लोन ले लिया था, पहले से चलता हुआ आ रहा था। आप ये मानो कि लोन पहले से चलता हुआ आ रहा था कंपनी पे, और कंपनी ने इस पैसे को यूज कर लिया। अब पहले तो ये बताओ, ये जनरल बोरोइंग है कि स्पेसिफिक बोरोइंग है? कंपनी के पास डिबेंचर थे और डिबेंचर का पैसा कंपनी ने उठा के ऑफिस बिल्डिंग में लगा दिया। अब आप ये मत कहना कि सर कंपनी एक्ट वो ये सब अलाउ नहीं है वगैरह, हम वो डिस्कस नहीं कर रहे अभी, ठीक है। अभी सिंपल आप अकाउंट्स की बातें करो। तो ये सब अलाउड है मान लो, और कंपनी ने इस पैसे को यहाँ पे यूज कर लिया, तो ये जनरल बोरोइंग है या नहीं है? बिल्कुल जनरल बोरोइंग है। स्पेसिफिकली डिबेंचर ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए थोड़े लिए थे, ठीक है, इशू थोड़े करे थे। तो अब कंपनी की जो 80 लाख की जो कॉस्ट आएगी, कंपनी उसके हिसाब से कैपिटलाइजेशन करेगी। मतलब कितना? 80 लाख का 10%, कितना? 8 लाख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना स्टूडेंट। इन दोनों में, अब देखो मैंने बिल्कुल एग्जाम्पल दोनों सेम लिया है, ठीक है, बट गलती क्या करते हैं वो, उनको ये पता ही नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट इनकम किस केस में लेस करेंगे, किस केस में लेस करेंगे? स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में, ध्यान सुनना, स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में आप जितना भी लोन होता है और उस पर जो ब्याज लगेगा वो पूरा कैपिटलाइज करते हो, ठीक है ना। जितना भी लोन होता है उसके हिसाब से कैपिटलाइजेशन होता है।
ठीक है ना। बट जनरल बोरोइंग में किस हिसाब से कैपिटलाइजेशन होता है, आपने कितना खर्चा किया है, कितना खर्चा किया है, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक बोरोइंग में क्योंकि लोन का अमाउंट पूरे के हिसाब से कैपिटलाइज होता है, लोन के अमाउंट के हिसाब से कैपिटलाइज होता है, तो हो सकता है कि हमने पूरा का पूरा लोन यूज नहीं किया हो, तो कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा बच गया हो कंपनी के पास और उसको कंपनी ने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया हो, तो स्कोप है ना उस चीज का, हो सकता है ना वो, क्योंकि वो पूरा पैसा तो यूज नहीं हुआ, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट इनकम लेस करी जाती है यहाँ पे, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं करेंगे लेस, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है कि भाई 20 लाख कंपनी के पास फालतू पड़े थे अकाउंट में लेकिन कंपनी ने कुछ भी नहीं किया, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे हम लेस। बट यहाँ पे स्कोप ही नहीं करने का। अब यहाँ पे थोड़े कह सकते कि कंपनी 20 लाख का कुछ और यूज कर रही है, अरे तो हम खर्चा ही एक्सपेंडिचर जो है कैपिटलाइज 80 लाख के हिसाब से कर रहे हैं। क्लियर क्या। तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, इस तरीके से एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से काम करते हैं। अच्छा सर और बात बताओ। और तो ये भी हो सकता है जनरल बोरोइंग के केस में कि कंपनी के पास मान लो डिबेंचर दो तरह के थे, ध्यान से देखना आप अच्छे से। एक 11% डिबेंचर थे, वो मान लो थे 2 करोड़ के, ठीक है। और ये सब बिगिनिंग में चल रहा है ईयर के अभी। अब कंपनी ने 80 लाख का खर्चा किया है, 80 लाख का खर्चा किया है, तो क्या सर हम ऐसे कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं जो अभी हमने यहां पे किया, नहीं। अब हमें क्या मानना पड़ेगा कि हमने 80 लाख दोनों में से यूज किया है, 2 करोड़ में से भी और 1 करोड़ में से भी, क्योंकि स्पेसिफिक बोरोइंग नहीं है ना, कौन सी बोरोइंग है, जनरल बोरोइंग है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई डिबेंचर में से ऊपर से यूज हुआ है या फिर 10% वाले में से हुआ है, 11% वाले में से हुआ है, हमें पता ही नहीं है। स्पेसिफिक बोरोइंग नहीं है, जनरल बोरोइंग है। तो इस केस में ध्यान सुनना, तो इस केस में मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, वेटेड एवरेज रेट निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है, वेटेड एवरेज रेट निकालनी पड़ती है, ठीक है ना। ये रेट 10% नहीं मानी जाएगी। 80 लाख का खर्चा तो ठीक है, बट रेट निकालनी पड़ेगी मुझे। तो वेटेड एवरेज रेट निकालते कैसे है, 2 करोड़ का लोन है, उस पर 11% ब्याज लगा, तो जरा चेक करो 2 करोड़ का 11% कितना होता है, 22 लाख, ठीक है। 1 करोड़ का 10% कितना होता है, 10 लाख, तो ये हो गया 32 लैक्स का इंटरेस्ट टोटल लगा, अपॉन कितने का लोन है, 3 करोड़ का लोन है, ठीक है। 32 लाख का इंटरेस्ट लगा, कितने का लोन है, 3 करोड़ का। तो जो एवरेज इंटरेस्ट रेट आ रही है, ध्यान से देखना, एवरेज इंटरेस्ट रेट आ रही है, कितनी आ रही है, 10.67% आ रही है। तो 80 लाख का हम 10.67% निकालने के बाद फिर कैपिटलाइजेशन करेंगे और वो आएगा 8.536। समझ में आया क्या। तो जनरल बोरोइंग जब होती है तो हो सकता है, ध्यान सुनना, जनरल बोरोइंग होती है तो हो सकता है कि क्वेश्चन में एक ही लोन है। अगर एक ही लोन है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी एक्सपेंडिचर है इनटू जितनी भी रेट दे रखी है डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकाल दो। हो सकता है कि क्वेश्चन में 2-3 तरह के लोन हो, हमें नहीं पता लेकिन कौन से लोन में से पैसा यूज किया गया है उस एसेट को बनवाने के लिए। तो क्योंकि हमें नहीं पता कौन से एसेट में से यूज किया गया है, तो उस केस में हम वेटेड एवरेज रेट निकालते हैं, ठीक है ना। और वेटेड एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, जितना भी ब्याज है अपॉन जितना भी लोन है इनटू 100 करके, सिंपल। अब इसको कोई फॉर्मूला थोड़ा समझेगा कि भाई ये तो फॉर्मूला है सर, इसको हम लिख के याद करेंगे, ये काम नहीं करना। अपन प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट है ना, चीजें समझने पे फोकस रखो, रटना नहीं है इसको कि फॉर्मूला मान के आप मतलब पूरा स्टैंडर्ड इस 5 मिनट के अंदर समराइज कर सकते हो। यही है स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग, सबसे ज्यादा यही बात है। और इसके बाद फिर लास्ट में सिजेशन और एक सस्पेंशन, बस 2 बातें और है, वो छोटी छोटी सी बातें हैं। मेन प्रैक्टिकल जो बनता है वो सारा इसी से बनता है, क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा। अब बस ये क्या करेगा, जनरल बोरोइंग के अंदर मंथ दे देगा, ठीक है ना, कि बोल देगा कि अभी जैसे मैंने बोला कि एक्सपेंडिचर हमने स्टार्टिंग में ही कर दिया 80 लाख का, लेकिन ये भी कह सकता है कि ये एक्सपेंडिचर हमने बाद में किया है कुछ करने का। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या कहेगा, ठीक है। तो कमेंसमेंट अपन ने डिस्कस कर लिया। स्पेसिफिक बोरोइंग क्या बताया,
कि वेयर फंड्स आर बोरोड स्पेसिफिकली टू एक्वायर द क्वालिफाइंग असेट्स, बोरोइंग कॉस्ट में बी कैपिटलाइज आर दोस एक्चुअली इनकर्ड लेस एनी इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन द टेम्पररी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जितना भी बोरोइंग कॉस्ट खर्च हुई उसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम को लेस करके वो जो भी आएगी बोरोइंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज कर देंगे। सिंपल बात है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है चीज़। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है ना, ये विल्सन वाला, ये मेरे को F7 की बुक में मिला। SBR में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था, तो मैंने F7 की बुक से निकाल लिया, कापलान की बुक से। ठीक है, विल्सन रिसीव्ड एन 18 मिलियन डॉलर 5% लोन ऑन 1 जनवरी 2008। आपको जो पढ़ना है पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2008 पढ़ लेता हूँ। आप 18 भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्री, तो कंपनी ने 1 जनवरी को 18 मिलियन का लोन लिया है। एज द फंड्स वर नॉट, अब देखो, टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्री, लोन किस लिए लिया गया है? टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्री। अब आप समझ रहे हो, ये स्पेसिफिक लोन है। ये कौन सा लोन है? स्पेसिफिक लोन है, जनरल बोरोइंग नहीं है ये। इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं कहेगा कि आपके बिल्कुल साफ लिख के दे देगा कि स्पेसिफिक बोरोइंग है ये, नहीं। इतना तो अपन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइनेंस करने के लिए, बिल्डिंग फैक्ट्री बनाने के लिए हमने लोन लिया है। एज द फंड्स वर नॉट ऑल रिक्वायर्ड इमीडिएटली, विल्सन इन्वेस्टेड 6 मिलियन इन 2% बॉन्ड अंटिल 31 मई 2008। फंड्स की रिक्वायरमेंट एकदम से थी नहीं, तो कंपनी ने क्या किया, 1 जनवरी को लोन लिया और 31 मई तक उसको इन्वेस्ट कर दिया। मतलब 5 महीने करीबन इस पैसे को कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है ना, और कितना इन्वेस्ट किया? 6 मिलियन और 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे वैसे लोन कंपनी ने 18 मिलियन का लिया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री बिगेन ऑन 1 मार्च 2008 एंड कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज ऑन 31 दिसंबर। सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है, तो क्वेश्चन समझने के लिए अपन क्वेश्चन की एक पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लोन किस दिन लिया है भाई? लोन लिया है 1 जनवरी को। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लोन लेने की डेट क्या है? 1 जनवरी है। कितने का लोन लिया है? 18 मिलियन का लोन लिया है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है सर, स्पेसिफिक बोरोइंग है। कौन सी बोरोइंग है? स्पेसिफिक बोरोइंग, क्योंकि साफ साफ बोल रहा है कंपनी ने इसमें से 31 मई तक, 31 मई यहां पे बना देता हूं मैं, है ना, यहां से लेकर यहां तक कुछ पैसे यूज नहीं आ रहे थे। कितने पैसे यूज नहीं आ रहे थे? 6 मिलियन यूज नहीं आ रहे थे। तो कंपनी ने उसको 2% के हिसाब से इन्वेस्ट कर दिया। वेरी गुड सर। बट कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुई है वो हुई है 1 मार्च 2008 को। ठीक है ना, लोन तो भले ही 1 जनवरी को ले लिया, लेकिन 2 महीने हम कुछ और करते रहे, तो हमने कंस्ट्रक्शन चालू करी है 1 मार्च 2008 को। ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, लोन ले लिया है, तो वो तीसरी कंडीशन पे अब आपको ऐसा नहीं कि एक्टिविटीज, जैसे अपन ने पढ़ा था 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, एक्टिविटीज, तो एक्टिविटीज भी हो गई है चालू, इसका मतलब ये है। ठीक है ना, जिस दिन कंस्ट्रक्शन चालू हुआ आप ये मान के चलना। इसके चक्कर में ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे चालू। अब पहले तो बताओ कि जब तीनों में से सबसे लेटेस्ट कंडीशन कब सेटिस्फाई हो रही है? सबसे लास्ट में कौन सी डेट के हिसाब से हो रही है? 1 मार्च। ठीक है ना, लोन तो हमने ले लिया, लेकिन एक्सपेंडिचर हमने कब करा है? यहाँ पे। तो हम कैपिटलाइजेशन कब से चालू करेंगे? 1 मार्च से चालू करेंगे। ठीक है, कैपिटलाइजेशन पहले नहीं कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो गया? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी हो गया। तो कैपिटलाइजेशन जो होगा वो पूरे किस पीरियड में होगा? यहां से लेकर यहां तक। मतलब कैपिटलाइजेशन जो स्टार्ट करेंगे हम, वो कब से चालू करेंगे? फ्रॉम 1 मार्च। और कब तक चलेगा? 31 दिसंबर। क्योंकि 31 दिसंबर को तो कंस्ट्रक्शन ही पूरा हो गया, तो उसके बाद तो वैसे भी हो ही गया, है ना। उसके बाद तो कंस्ट्रक्शन हो ही गया, तो फिर अपन उसको थोड़े कैपिटलाइज कर सकते हैं। और वैसे भी ईयर एंड हो रहा है। अब लोन कितने रुपए का है? लोन है 18 मिलियन का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है लोन पे? 5%। ठीक है, अब 1 मार्च से 31 दिसंबर
कितना टाइम हुआ, जनवरी फरवरी हटा दो, मतलब 10 महीने हो गए, तो 10/12 इतनी बोरोइंग कॉस्ट क्या होगी, कैपिटलाइज होगी। तो 18 का 5% का 10/12 मतलब 0.75 मिलियन। बट इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट इनकम भी हो रही है, ठीक है ना। अब इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है, इन्वेस्टमेंट इनकम वैसे तो 1 जनवरी को पैसा मिल गया था, तो कंपनी ने 1 जनवरी से ही पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिखा था ना कि टिल इतने तक कर रखा है, ठीक है। कहाँ से कर रखा होगा, ऑब्वियसली 1 जनवरी से कर रखा होगा। बट अब हम जब यहाँ से ही कैपिटलाइजेशन 1 मार्च से कैपिटलाइजेशन चालू कर रहे हैं, ऊपर जो ब्याज लिया है, तो यहीं से यहाँ तक का हम इन्वेस्टमेंट इनकम क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे। तो 1 मार्च से 31 मई तक कितनी हो गई, मार्च अप्रैल मई, 3 महीने, ठीक है। 6 मिलियन का 2% 3/12, तो 6 इंटू 2% इंटू 3/12 0.03 मिलियन, ये इन्वेस्टमेंट इनकम हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे। तो 0.72 मिलियन है ना, हम क्या कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो सर ये बाकी जो स्टार्टिंग के जो 2 महीने हैं इसका क्या करेंगे, कि ये तो देखो जो इंटरेस्ट अपना यहाँ पे जो अपन ने पे करा है 18 मिलियन का 5% 2 मंथ्स का, ये हम P&L में डाल देंगे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, अमाउंट टू बी कैपिटलाइज पूछ रहा है, ठीक है। तो वो कितना आएगा, 7,20,000 आएगा। क्लियर क्या, 7,20,000 आया। जनरल बोरिंग की बात कर लें, जनरल बोरिंग में अपन ने क्या डिस्कस किया कि वेटेड एवरेज कॉस्ट लेंगे, रेट कौन सी लेंगे, वेटेड एवरेज, और एक्सपेंडिचर के हिसाब से हम कैपिटलाइजेशन करेंगे, ना कि लोन के हिसाब से, ठीक है। देखते हैं अगर कुछ नई बात होगी तो वो भी डिस्कस करेंगे अपन। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया मैंने, ये क्वेश्चन F7 की बुक से लिया है। अगेन SBR में इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं था, और ये क्वेश्चन नहीं है, इलस्ट्रेशन है, ठीक है। एक एंटिटी है जिसने 10 मिलियन का 6% का लोन लिया है, और उसी एंटिटी के पास 2 मिलियन का 8% का भी लोन है। तो अब आपसे वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं, तो वेटेड एवरेज तो अपन जानते हैं कैसे निकालेंगे। तो 10 मिलियन इंटू 6%, 2 मिलियन इंटू 8% अपॉन कितना, 10 + 2 12। तो जब आप इसको निकालोगे तो ये 6.33 आ जाएगा परसेंटेज के अंदर, करके देख लेना। और 6.33%, अब क्वेश्चन में क्या है, हमें एक्सपेंडिचर का अमाउंट तो दे नहीं रखा, ये केवल हमसे रेट निकलवा रहा है, तो हमने रेट निकाल के दे दी, ठीक है। इस रेट को हम जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर होगा कंस्ट्रक्शन के अंदर, क्योंकि ये जनरल बोरिंग का केस है, तो कैपिटलाइजेशन कर देंगे। पहले हमने स्पेसिफिक बोरिंग देखा, अब हम जनरल बोरिंग की तरफ जा रहे हैं, तो हमने एक वेटेड एवरेज रेट निकालना समझ लिया, ठीक है। जैसे वेटेड एवरेज रेट है, हो सकता है कि वेटेड एक्सपेंडिचर भी हो, देखते हैं कैसे। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन SBR की एग्जाम किट में आपको मिल जाएगा, कापलान की, ठीक है। White work meet the definition of small entity in its jurisdiction and complies with the IFRS for SME standard. White work has entered into the following transaction. Transaction देखते हैं, transaction क्या है, White work require a new machine which will be included as a part of its property, plant and equipment. कंपनी को एक मशीन परचेज करनी है या फिर कंस्ट्रक्ट करानी है। White work therefore commence construction of the machine on 1st Feb 2006. तो White work ने क्या किया कि मशीन का कंस्ट्रक्शन करना चालू कर दिया है 1 फरवरी 2006 को, एंड कंटिन्यूड अंटिल इट्स कंप्लीशन विच वाज आफ्टर द ईयर एंड ऑफ 31 मई 2006। इस क्वेश्चन में ईयर एंड दे रखा है इस कंपनी का, है ना, 31 मई का है। ये बोल रहा है कि 1 मई से हमने 2006 से किसी चीज का कंस्ट्रक्शन चालू किया, और उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो ईयर एंड होने के बाद भी चल रहा है। और ईयर एंड कब हो गया, 31 मई 2006 को। मतलब क्वेश्चन में मंथ्स कितने हैं, मई, सॉरी ये 1 फरवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 मंथ का क्वेश्चन है,
ठीक है। ईयर तो 12 मंथ का ही होता है, ऑब्वियस है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो चालू हो रहा है वो साल के बीच में हो रहा है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली देखोगे तो एक्स से पिक्चर बन रही होगी। देखो बता देता हूँ, 1 जून 2005 से ईयर चालू हो रहा होगा। ठीक है, बट हमें इस ईयर स्टार्टिंग की डेट यहाँ पे दे रखी है, इससे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है। इस असेट का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ यहाँ पे और एंड होगा 31 मई 2006 को। ठीक है, ये चीज़ें आपको खुद समझनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में मंथ कितने हुए, इस तरीके से 4 मंथ हुए। ठीक है ना, 12 महीने में से 4 महीने कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एंड दिस कंटिन्यूड अंटिल कंप्लीशन विच वॉज आफ्टर द ईयर एंड, उसके बाद भी चलेगा, 31 मई 2006 के बाद भी चलता रहेगा, लेकिन हमें तो केवल अपने ईयर एंड से मतलब है फिलहाल। तो द डायरेक्ट कॉस्ट वर 2 मिलियन इन फरवरी 2016। ये जो फरवरी के अंदर कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, केवल फरवरी मंथ में देखा जाए तो कितना, एक सेकंड, केवल फरवरी मंथ में देखा जाए तो कितना खर्चा आ रहा है, 2 मिलियन का। ठीक है, फिर एंड देन 1 मिलियन इन ईच सब्सिक्वेंट मंथ अंटिल द ईयर एंड। तो ये तो हो गया फरवरी, फिर होता है मार्च, मार्च में 1 मिलियन लग रहा होगा, अप्रैल, अप्रैल में फिर 1 मिलियन, और फिर ये मई, मई में भी 1 मिलियन। समझ गए बात, ऐसे हो रहा है। तो 2 मिलियन का खर्चा फरवरी में आया, मार्च में 1 मिलियन का, अप्रैल में 1 मिलियन का, मई के अंदर फिर 1 मिलियन का। कंपनी हैज इनकर्ड फाइनेंस कॉस्ट ऑन इट्स जनरल बोरोइंग्स। ठीक है ना, खर्चा दे रखा है आपको, एक्सपेंडिचर दे रखा है एसेट्स पे, लोन का अमाउंट नहीं दे रखा। ठीक है, मतलब ये जनरल बोरोइंग का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसने लिख दिया यहाँ पे, आपको एक्सपेंडिचर देख के ही समझ में आ जाना चाहिए था। तो ये जनरल बोरोइंग है, विच कुड हैव बीन अवॉइडेड इफ द मशीन हैड नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड। बोल रहा है कि अगर हम ये मतलब मशीन नहीं बनवाते तो फिर हमारा कुछ भी फाइनेंस कॉस्ट नहीं लगता, मतलब इस मशीन की वजह से ही हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मशीन की बनवाने की वजह से, तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी हैज कैलकुलेटेड द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर द पीरियड ऑन एनुअलाइज बेसिस। अब कंपनी ने वेटेड एवरेज रेट निकाल के दे रखी है अपन को, कितना, 9%। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में रेट निकाली थी ना, ये रेट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी इसने दे रखी है। ठीक है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, रेट तो दे रखी है आपको निकाल के, है ना, जैसे इस क्वेश्चन में अपन ने रेट निकाली थी, बट इधर क्या है, रेट तो आपको निकाल के दे दी 9%, बट बोला कि एक्सपेंडिचर जो हो रहे हैं ना, जनरल बोरिंग है, ध्यान रखना, लोन का अमाउंट नहीं दे रखा है। और जनरल बोरिंग में अपन ने डिस्कस किया था कि लोन के अमाउंट से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, किससे मतलब होता है कि खर्चा कितना किया हमने, है ना, एक्सपेंडिचर कितना किया उस असेट पे। क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारा पैसा रखा हुआ था, हमने बहुत जगहों से लोन ले रखा था, कहीं से भी ले रखा था, और हमने उस लोन को अपने असेट के बनवाने में लिया है काम में। स्पेसिफिक बोरोइंग नहीं था, इस असेट के लिए हमने मशीन बनवाने के लिए अलग से लोन नहीं लिया है, ये होता है जनरल बोरोइंग्स। तो इसमें क्या पकड़ते हैं अपन, खर्चा। लेकिन खर्चा ध्यान से देखो, खर्चा बीच बीच में हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने वेटेड एवरेज रेट लिया है, वैसे ही हम क्या लेंगे, वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे सर, जैसे हमने पहला खर्चा कब किया है, यहां पे ले लेते हैं डेट, फिर ले लेते हैं अमाउंट, और यहां पे ले लेते हैं उसका वेटेड एवरेज, और एक छोटा सा टेबल सा बन जाएगा। डेट क्या है, 1 फरवरी, अमाउंट कितना है, 2 मिलियन का। तो ये जो 2 मिलियन का अमाउंट है, सोचो आप, अगर हम ये लोन भी लेते, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर हम ये लोन भी लेते 2 मिलियन का, तो कितने महीने तक इस 2 मिलियन पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता, 4 मंथ तक, क्योंकि फरवरी में लोन लेते, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 4/12। समझ गए बात, ऐसे करके वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर निकलेगा। अच्छा सर, फिर 1 मार्च को कितना एक्सपेंडिचर किया हमने, 1 मार्च को किया 1 मिलियन का, तो 1 मिलियन का है, कितने मंथ के लिए हुआ है, 3 मंथ, ठीक है, आगे 3 मंथ्स तक। फिर 1 अप्रैल फिर 1 मिलियन, 1 मिलियन लेकिन कितने मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए। और 1 मई
1 मिलियन अब की बार कितना है 1 मंथ के लिए, और ये जो आएगा वो वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 4/12, 1 इंटू 3/12, तो ये आ रहा है 1.166 समथिंग ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर। इसको हमें क्वेश्चन में वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है कितनी, 9%, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 0.105, क्या आ गया 0.105, ऐसे 104,999 करके आ रहा है, लेकिन ये है मिलियंस में फिगर है ना, ये सारे फिगर अपन ने किस में लिए हैं, मिलियन में। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा एग्जैक्टली 1,05,000। ठीक है, अब हो सकता है कि आपके मन में एक डाउट आ रहा है, वैसे तो आना नहीं चाहिए, कि सर ये डिवाइड बाय 12 क्यों करा, जबकि मंथ्स तो 4 ही हैं। ऐसा भी डाउट आता है कई बार, हम सीए वगैरह में पढ़ाते हैं तो उधर भी आ जाता है कई बार ऐसा डाउट, पहली बार जो बच्चे पढ़ते हैं बोरोइंग कॉस्ट को। तो आप एक चीज़ बताओ मेरे को, ये जो रेट है ये पर एनम है, 12 महीने के हिसाब से है। ठीक है ना, और मैंने इस अमाउंट में 9% मल्टीप्लाई किया सीधा, है ना, तो 9/100 किया, ये पर एनम ही तो रेट है। तो यहाँ पे हमेशा डिवाइड भी करेंगे तो कितने से करेंगे, 12 से ही डिवाइड करेंगे। समझ गए क्या? तो ये कितना आएगा, 1,05,000 आएगा। आप इनका सॉल्यूशन देख सकते हो, ये जैसे निकाल रखा है इन्होंने करके। तो दिस अमाउंट, अब इन्होंने 0.1 मिलियन निकाल रखा है, अगर इसको आप सॉल्व करोगे जैसे 3.5 इंटू 9% इंटू 4/12, तो ये 0.105 ही आएगा। इन्होंने एग्जैक्टली लिखा नहीं, उसको 0.1 करके छोड़ दिया है, 0.105 लिख सकते थे। ठीक है, और सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग यूज़ किया है, बट ये तरीका आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। क्लियर क्या, कि इसमें वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर हम यूज़ करते हैं। ये है ACCA की SBR बुक का, SBR का BPP का क्वेश्चन। ठीक है, ये BPP में से मैंने उठाया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो इसका मतलब आपको वेटेड एवरेज वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है ना, जो देखते हैं, कंपनी हैड द फॉलोइंग लोन्स इन प्लेस एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ 2008, है ना। 2008 में इसको रीड करता हूँ, आप चाहो जो भी करना चाहो कर सकते हो। कंपनी के पास कुछ लोन्स हैं, एक तो 10% लोन है और एक 9.5% लोन है, वो रीपेबल है, कभी ना कभी बाद में इसको रीपे करेंगे। ठीक है, 2008 में वो 120 का था, एंड में भी 120 का था, ये 80 का था, ये 80 का है। मतलब लोन में साल भर में चेंज नहीं हुआ, लोन इतने का ही है, जैसे ओपनिंग बैलेंस था बिल्कुल सेम क्लोजिंग है, और इस पे हमें इंटरेस्ट रेट भी दे रखी है। ठीक है, कंपनी हैज बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग असेट्स, अ पीस ऑफ मशीनरी फॉर अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जो होता है, जो डैम वगैरह जो होते हैं, तो पानी से बिजली प्रोडक्शन करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। यूजिंग एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स, कंपनी क्या कर रही है, अपने एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स को यूज करके उसी में से ही, मतलब बाहर से अलग से लोन नहीं ले रही इसके लिए, और मशीन डेवलप कराएगी। एक्सपेंडिचर जो है वो इसने किस किस दिन किया है, 1 जनवरी और 1 अक्टूबर। अब इस क्वेश्चन में पता है खास बात क्या है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर की जो डेट है वो तो है ही, 2 अलग अलग एक्सपेंडिचर, 1 जनवरी को किया है, 1 अक्टूबर को किया है। ठीक है ना, मतलब एवरेज एक्सपेंडिचर भी निकलेगा, और लोन भी यहाँ पे क्या है, 2 है, तो एवरेज रेट भी निकलेगी। ठीक है ना, एवरेज एक्सपेंडिचर भी निकलेगा और एवरेज रेट भी निकलेगी। तो ये एक बेस्ट क्वेश्चन हो गया अपने करने के हिसाब से। तो पहले अपन लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर, है ना। मैं चाहूंगा कि पहले आप इसको खुद ट्राई करके देखें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें, क्योंकि क्वेश्चन रियल में हार्ड नहीं है।
ठीक है। देखो हमने लोन कब लिया है, 1 जनवरी 2008 को, और कंस्ट्रक्शन करना भी चालू कर दिया 1 जनवरी 2008। तो पहला एक्सपेंडिचर कब हो रहा है, 1 जनवरी 2008 को, ये डेट हो गई। अमाउंट कितना है, 30 मिलियन का अमाउंट है, ठीक है ना। और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की डेट दे रखी है क्या अपन को, नहीं, वो तो फिर मतलब ईयर एंड पूरा का पूरा चल रहा होगा। ईयर एंड वैसे भी क्या है, 31 दिसंबर ही नजर आ रहा है ईयर एंड, तो ये पूरे 12 महीने चला मतलब, ठीक है ना, एक तरीके से। और सेकंड क्या है, सेकंड अपने पास है 1 अक्टूबर को, कितना है भाई लोन, मतलब एक्सपेंडिचर 20 मिलियन का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3/12, तो 30 हो गया और ये 1/4 मतलब 5 हो गया। तो हमारे पास एवरेज एक्सपेंडिचर कितना आ गया, एवरेज एक्सपेंडिचर आ गया कितना, 35 मिलियन का। पहला स्टेप हो गया एक तरीके से ये। फिर हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आरओआई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, एक तो 120 का लोन है और उस पर 10% इंटरेस्ट हम पे करेंगे, और एक 80 का लोन है उस पर 9.5% लोन इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 12 और 80 इंटू 9.5% मीन्स 7.6, तो ये हो गया 19.6 का टोटल इंटरेस्ट अपॉन टोटल लोन कितने का है, 200 का, दोनों को जोड़ दिया 200 आ गया इंटू 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया अपने पास, 9.8% एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एवरेज एक्सपेंडिचर हमारा 35 है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 3.43 का हमारा बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज आ जाएगा, ठीक है। होप कि आपको बातें समझ में आ गई हो, सिंपल है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि अगर अब जैसे हमने बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करा, स्टार्टिंग डेट पड़ी, फिर हमने 2 पॉइंट पढ़े, स्पेसिफिक और जनरल। अब पॉइंट आता है कि सर कब इसको बंद कर दें, बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना कब बंद करें, कि जब सारी की सारी सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू गेट द असेट रेडी फॉर यूज आर कंप्लीट, कि जितनी जैसे मान लो असेट्स बन के रेडी हो गई है, ठीक है। अब भले ही हमने यूज में लिया नहीं लिया उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस असेट बन के रेडी हो गई है, और तब तक जो भी बोरोइंग कॉस्ट लगी तब तक हम कैपिटलाइज कर लेंगे, उसके बाद फिर हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। हालांकि बोरोइंग कॉस्ट हो सकता है लगती रहे, क्योंकि लोन हम तो कई सालों के लिए लेते हैं, आराम से धीरे धीरे रीपे करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद का जो इंटरेस्ट होगा ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, वो P&L में जाएगा, ठीक है। सर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है, ये F7 की बुक से लिया गया है, कापलान से, स्टडी टेक्स्ट से। ऑन 1 जनवरी 2005 कंपनी बिगेन टू कंस्ट्रक्ट अ सुपर मार्केट विच हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 40 साल। 40 साल की लाइफ है सुपर मार्केट की, है ना। इट परचेज द साइट फॉर 25 मिलियन, मतलब साइट मतलब लैंड एक तरीके से उसने परचेज करी है 25 मिलियन की। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट 9 मिलियन एंड फिक्सचर्स एंड फिटिंग 6 मिलियन, मतलब 40 मिलियन की तो लैंड हो गई हमारे पास, 9 की हमारे पास बिल्डिंग, ठीक है, और फर्नीचर वगैरह लगाया हमने कितने का, 6 का। फिटिंग्स कर देते हैं इसको, है ना, फिटिंग्स। और ये सब कब खर्चा हो रहा है, कुछ दे तो रखा नहीं अपन को, तो 1 जनवरी 2005 को ही चालू हो गया है, जिस दिन लोन लिया है उसी दिन, है ना। कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया था उसी दिन मान लेंगे अपन, तो खर्चा हो गया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सुपर मार्केट वॉज कंप्लीटेड ऑन 30th सितंबर। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है, 30 सितंबर को। मतलब टोटल कितने महीने लगे, एक तरीके से 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक कंस्ट्रक्शन चला, तो पूरा 9 मंथ के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया।
अब आप इसको ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ पे तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लग रहा, तो ये तो फिर क्वेश्चन कोई हम इसमें बिल्कुल भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे, क्वेश्चन में लिख के आ जाएंगे कि क्वालिफाइंग असेट नहीं है। ऐसी गलती नहीं करनी है ना, ठीक है। वो थोड़े हैं, ये इतना बड़ा क्वेश्चन इसलिए थोड़े बनाया कि आप ऐसा करो। इट वॉज ब्रॉट इन टू यूज ऑन 1 जनवरी 2006। हाँ, इसको हमने यूज कब लिया है, एक्चुअल में अगले साल। तो देखो, यूज करने की डेट से हमें मतलब नहीं होता। असेट कब कंप्लीट हो गई थी आपकी, 9 महीने के अंदर कंप्लीट हो गई थी 30 सितंबर को, तो ये रेडी फॉर यूज हो चुकी है। हमें रेडी फॉर यूज की डेट से मतलब है, और ये जो एक्चुअल में हमने यूज लिया है ये पुट टू यूज की डेट है। हमें पुट टू यूज की डेट से मतलब नहीं है कि किस दिन हमने एक्चुअल में इस्तेमाल किया है, हमें किससे मतलब है, रेडी फॉर यूज की डेट से मतलब होता है। कंपनी ने बोरो किया है 40 मिलियन का लोन ऑन 1 जन 2005 इन ऑर्डर टू फाइनेंस दिस प्रोजेक्ट। कंपनी ने एक लोन लिया था इसके लिए, ठीक है, कितने का। अब देखो, ये स्पेसिफिक बोरोइंग है या जनरल बोरोइंग है, फटाफट बताओ। कंपनी बोरोड 40 मिलियन इन ऑर्डर टू फाइनेंस दिस प्रोजेक्ट। कंपनी ने स्टार्टिंग में ही लोन ले लिया इन ऑर्डर टू फाइनेंस दिस प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक बोरोइंग है, और कितना बोलेगा ढंग से। द लोन कैरिड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इट वॉज रीपेड ऑन 30 जून 2006। अगले साल हम रीपे करेंगे इस लोन को, अभी तो नहीं करेंगे, ठीक है। और इस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10% का। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी इंक्लूडेड एट द कॉस्ट इन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट। बताओ भाई, कितना टोटल आप अमाउंट मानोगे। तो एक तो लैंड की कॉस्ट, एक बिल्डिंग की, और एक फिटिंग की, और एक इंटरेस्ट और जोड़ लेते हैं। इंटरेस्ट बताओ कहाँ से लेकर कहाँ तक ऐड करोगे। हमने लोन कब लिया, 1 जनवरी 2005 को, इसी दिन हमने कंस्ट्रक्शन भी चालू कर दिया था, ठीक है ना। तो 1 जनवरी से कैपिटलाइजेशन चालू कर दोगे आप, और कब तक करोगे बताना जरा कैपिटलाइजेशन, जब तक असेट्स हमारी कंप्लीट नहीं हो गई। तो 30 सितंबर को हमारी असेट्स कंप्लीट हो गई थी, मतलब 9 मंथ का कैपिटलाइजेशन करेंगे। स्पेसिफिक लोन है, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर से मतलब नहीं है। लोन कितने का है, 40 मिलियन का लोन है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो 40 मिलियन का 10% 9 मंथ का, कितना आ जाएगा ये, 3 मिलियन। तो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट और इसमें ऐड हो जाएगी, इंटरेस्ट 3 मिलियन का। तो 40 का तो लैंड हो गया, 9 का बिल्डिंग, 6 का फिटिंग्स, 3 का इंटरेस्ट। तो टोटल हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 58। अच्छा, ये सॉरी, ये 25 है ना, यहाँ पे मैंने गलत ले लिया, इसको 25 है ये। तो 25 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 43, ठीक है। तो 43 अपना टोटल क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा अमाउंट। अच्छा, अब कई बार क्या होता है, जैसे अपन ने पढ़ा कि बोरोइंग कॉस्ट को सीज कर दिया है ना, मतलब सीज मतलब खत्म कर दिया कैपिटलाइज करना। कई बार बोरोइंग कॉस्ट को हम सस्पेंड भी कर देते हैं कैपिटलाइज करना, जब हमारा एक्टिव डेवलपमेंट रुक जाता है, ठीक है। एक्टिव डेवलपमेंट मतलब ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड, ध्यान दिया जाए, है ना, चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ढंग से, कि जैसे हमारी असेट क्या है कि 1 साल में बननी थी, हमारी असेट 1 साल में बननी थी, ये हमारा प्लान्ड पीरियड था, लेकिन 1 साल से ऊपर निकल गया, अभी तक असेट बन के तैयार नहीं हुई है। मतलब हम किस में चल रहे हैं अभी, एक्सटेंडेड पीरियड में चल रहे हैं, ठीक है। हमने 1 साल की असेट, 1 साल में असेट का प्लान किया था, लेकिन 1 साल से ज़्यादा निकल गया, और अभी तक हमारी असेट बन के रेडी नहीं हुई है। अब मान लो बीच में क्या हुआ कि इस 1 साल के बाद 1 महीने का कुछ बीच में हॉल्ट आ गया, मतलब ब्रेक लग गया, 1 महीने काम सस्पेंड हो गया बीच में। किस वजह से, मान लो लेबर ने स्ट्राइक कर दी, मटेरियल नहीं मिला, कुछ भी कोई एबनॉर्मल रीजन की वजह से हमारा काम क्या हुआ, सस्पेंड हो गया। तो अभी तो कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है ना, और किस पीरियड में चल रहा है, प्लान्ड पीरियड में चल रहा है क्या, एक्सटेंडेड पीरियड में है हम अभी, एक्सटेंडेड पीरियड में है।
तो बिल्कुल ध्यान से वर्ड बाय वर्ड अगर पकड़ के चलोगे तो स्टैंडर्ड क्या यूज कर रहा है वर्ड, अगर एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर हमारा कंस्ट्रक्शन बीच में रुकता है, इंटरप्ट करता है, तो और एबनॉर्मल रीजन की वजह से, कौन सी रीजन की वजह से, एबनॉर्मल रीजन की वजह से, तो हम अपना इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज करना सस्पेंड कर देंगे और उस एक महीने के टाइम के दौरान, एग्जाम्पल है 1 महीना यहाँ पे, ठीक है ना, कितना भी टाइम हो सकता है, उस टाइम के दौरान हम उसको कैपिटलाइज ना करके उसको पीएनएल में डालेंगे उस पार्ट को थोड़ा सा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा सर, अगर क्वेश्चन में अपन को कुछ नहीं दे रखा कि ये नॉर्मल पीरियड में हॉल्ट हो रहा है काम या एक्सटेंडेड पीरियड में हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि एक्सटेंडेड पीरियड में काम हॉल्ट कर रहा है। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दे रखा कि नॉर्मल रीजन की वजह से हो रहा है कि एबनॉर्मल रीजन की वजह से हो रहा है, तो हम अज्यूम करेंगे कि एबनॉर्मल रीजन की वजह से काम क्या हो रहा है, हॉल्ट कर रहा है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हमसे वो चीज करवाना चाहता है कि बताओ सस्पेंशन कैसे होता है, सस्पेंशन के टाइम पे क्या करते हैं, तो हम बताएंगे कि भाई सस्पेंशन के टाइम पे इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती है, तो हम क्या मानेंगे कि एक्सटेंडेड पीरियड में ही सस्पेंशन हो रहा है। क्वेश्चन कह देगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑन जनवरी 1, 2001 कंपनी ऑब्टेन्ड प्लानिंग परमिशन। आप अच्छा ये सोचते होंगे मैं क्या देखता हूँ, ये माइक होता है हम लोगों का, ठीक है ना, देखना पड़ता है, बस कभी कभार देख लेते हैं कि ये सही तो काम कर रहा है ना। एक आध बार ऐसा होता है कि वीडियो बंद, मतलब जैसे बैटरी एकदम से चली जाती है बीच में, तो फिर वीडियो खराब हो जाता है, तो इसलिए हम माइक को देखते रहते हैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। तो ऑन 1 जनवरी 2001 कंपनी ऑब्टेन्ड प्लानिंग परमिशन टू बिल्ड अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग। तो कंपनी ने बिल्डिंग बनवाने के लिए एक परमिशन ली है, ठीक है ना, मतलब एक्टिव डेवलपमेंट चालू हो चुका है कुछ, ठीक है, देख रहे हो, परमिशन ली है, जबकि कोई खर्चा नहीं किया है, कोई लोन नहीं लिया है, बस केवल परमिशन ली है, लेकिन कुछ तो चालू हुआ है ना, इसका मतलब। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन 1 मार्च। कंस्ट्रक्शन किस दिन चालू हो रहा है, 1 मार्च को। टू हेल्प फंड द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ लोन फॉर 5 मिलियन वॉज टेकन आउट फ्रॉम द बैंक ऑन 1 अप्रैल। कितनी बढ़िया बात है कि क्वेश्चन में तीनों डेटे दे दी अब की बार अपन को, है ना, कि यहां से कुछ चालू हुई एक्टिविटी, यहां पे अपन ने खर्चा करना चालू किया, कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, लोन कब लिया, 1 अप्रैल को, ठीक है। तो अपन लेकिन कैपिटलाइजेशन कब से चालू करेंगे, 1 अप्रैल से, जो सबसे लेटेस्ट डेट होती है, लास्ट डेट होती है। इंटरेस्ट रेट अपन को दे रखी 10% की। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग सीज्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड शॉर्टेज ऑफ लेबर एंड मटेरियल। बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 महीने के टाइम के दौरान, जुलाई महीने के टाइम के दौरान लेबर और मटेरियल की शॉर्टेज थी, इसलिए कंस्ट्रक्शन बीच में रोकना पड़ा, ठीक है। तो ये अनएक्सपेक्टेड शॉर्टेज ऑफ लेबर एंड मटेरियल, ये एबनॉर्मल रीजन है, नॉर्मल रीजन है, ऑब्वियसली ये एबनॉर्मल रीजन है, ठीक है। बाय 31 दिसंबर द बिल्डिंग वॉज नॉट कंप्लीट। कॉस्ट इनकर्ड कितनी हो गई, 12 मिलियन की, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अच्छा एक चीज ये बताओ जरा, ये स्पेसिफिक लोन का क्वेश्चन है कि जनरल लोन का क्वेश्चन है? स्पेसिफिक लोन का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि टू हेल्प फंड द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग अ लोन वॉज टेकन आउट ऑफ बैंक। मतलब लोन लिया है हमने स्पेशली इस असेट के लिए, तो ये कौन सी बोरोइंग है, स्पेसिफिक बोरोइंग है, ठीक है। तो हमें कॉस्ट इनकर्ड से कोई लेना देना नहीं है, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे बताएंगे भाई, देखो आप ये देखो कि हम लेटेस्ट डेट कौन सी लेंगे, 1 अप्रैल की। ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर। यहां पे हमने लोन लिया है, इससे पहले की डेटें काम की नहीं है, क्योंकि उस दिन हमने एक्टिव डेवलपमेंट कुछ चालू किया होगा, 1 मार्च को हमारा एक्सपेंडिचर चालू हुआ है ना। हमने 5 मिलियन का लोन इस दिन लिया है, लेकिन और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है, 10% पे लिया है। लेकिन बीच में जुलाई मंथ के अंदर काम नहीं हुआ, तो वैसे अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते हैं भाई बताओ? अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 मंथ होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च छोड़ दो।
उसमें से भी जुलाई काम नहीं हुआ, मतलब कितने महीने हुए, 8 महीने हुए। मतलब हमें कितने महीने का इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना चाहिए, 8 महीने का। तो 5 मिलियन इंटू 10% इंटू 8/12, तो आ जाएगा 3,33,333। इतना इंटरेस्ट हमें क्या करना चाहिए, कैपिटलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो और बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, 12 मिलियन की। 12 मिलियन के अंदर हम इसको जोड़ सकते हैं। ध्यान रखना स्पेसिफिक बोरिंग का क्वेश्चन है, इसलिए एक्सपेंडिचर के अमाउंट से मुझे मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे किसका अमाउंट पकड़ रहा हूँ, लोन का अमाउंट पकड़ रहा हूँ, है ना। तो देखो ये आया, ये इसने निकाल रखा है यहाँ पे इतना, और इसको लोन की कॉस्ट वो एक्सपेंडिचर की इसमें अमाउंट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो अपना एक्चुअल टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर क्या, इसने बता भी रखी है 3 डेटें हैं, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 जनवरी। तो अपन ने लेटेस्ट लास्ट डेट ली 1 अप्रैल। ठीक है, अब आते हैं इस स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर पे। तो डिस्क्लोजर सबसे लास्ट पॉइंट होता है। डिस्क्लोज क्या करेंगे कि कितने का लोन कॉस्ट जो है, कितने की बोरिंग कॉस्ट हमने कैपिटलाइज करी है और क्या कैपिटलाइजेशन रेट है। कैपिटलाइजेशन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है। हो सकता है कि एवरेज अपन ने निकाला हो। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कब निकालते हैं, जब जनरल बोरिंग है और दूसरी बात 2-3 तरह के लोन ले रखे हैं उस एसेट को बनवाने के लिए। 2 से ज़्यादा लोन, 1 से ज़्यादा लोन ले रखा है तो सबकी अलग अलग रेट है। तो हम क्या करते हैं, रेट निकालनी पड़ती है। और एवरेज एक्सपेंडिचर कब निकालते हैं, क्योंकि जनरल बोरिंग है और बीच बीच में एक्सपेंडिचर हो रहा है, और नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में बीच बीच में एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम कब लेस करनी है, जब स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है, स्पेसिफिक लोन है, तभी लेस करेंगे। बस इस स्टैंडर्ड में इससे कुछ भी नहीं है, ये पढ़ लोगे बहुत है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। आपका स्टैंडर्ड खत्म हो गया। थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं। इसको रिवाइज करिए अच्छे से। ठीक है।